कल तक हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और कल हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के समानुपाती है, इस बात को बताता था। और आज हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम क्या सबके लिए सही है या इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो ओम के नियम का लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि V I के प्रोपोर्शनल है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ है। लेकिन ये देखा गया है कि ओम्स लॉ सब जगह सही नहीं है। चालक में भी हम देख रहे हैं पहला कि V I के समानुपातता को हमेशा बरकरार नहीं रखता है, बल्कि ये समानुपातता समाप्त हो जाती है तब जब करंट की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये I इधर V, यहाँ से यहाँ तक तो ये लाइन लीनियर है जो दिखाता है कि V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं। लेकिन जो ही करंट इसके आगे बढ़ती है तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, जबकि होना चाहिए ऐसे। अगर ओम्स का नियम सही है तो ओम का नियम अगर सही है तो इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं कि एक सीमा के बाद चालक भी ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये भी देखा गया है कि V प्लस है या माइनस है, इस पर भी निर्भर करता है कि ओम्स लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा। और ये ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं डायोड में या और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कि ये इस ग्राफ में देखिए, ये है V, इधर है I, और जब V प्लस है तो इसके बाद हम देख रहे हैं लीनियर है। लेकिन जो ही ये V माइनस हुआ तो I का वैल्यू उतना नहीं है जितना कि उसी वैल्यू के लिए प्लस V के लिए होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि V का जो चिन्ह है कि V इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पर भी निर्भर करता है कि ओम्स लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि जब V प्लस है तो कुछ सीमा के बाद तो ये ओम्स लॉ फॉलो होता है, और जब V माइनस है तो ये फॉलो नहीं होता है। और नहीं तो I का वैल्यू उतना भी नहीं होता है जितना कि एक खास V के वैल्यू के लिए है जब V का मान पॉजिटिव है, और ये डायोड के लिए सही है। तीसरी बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही I के लिए V के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे देखिए ये GaAs गैलेडियम आर्सेनाइड के लिए V और I का ग्राफ बनाया गया, और ये देखा गया कि ये ग्राफ ऐसे है। यहाँ से यहाँ तक तो ओम्स लॉ या ओम का नियम फॉलो हो रहा है, और आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ओम का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। और इसके आगे ये R माइनस होता जा रहा है, R ये माइनस का क्षेत्र है। और हम देख रहे हैं कि ये I का वैल्यू है, अगर इस I के वैल्यू के लिए यहाँ V के कई वैल्यू हो सकते हैं, V के कई वैल्यू हो सकते हैं, या इस I के लिए यहाँ पर I है, इस I के लिए V के कई वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक ही I के लिए V के बहुत वैल्यूज हो सकते हैं, जो हम GaAs के केस में देख रहे हैं। तो क्या हमने देखा कि ओम के नियम की सीमाएं हैं, और ओम का नियम हर जगह सत्य नहीं है, हर जगह ये फॉलो नहीं होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्यतया ओम के नियम को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और अन्य जो पदार्थ हैं वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग अपने आप को अब जो कुछ पढ़ेंगे केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे
जो पदार्थ ओम के नियम का फॉलो करता है। जहां ओम के नियम का अनुसरण होता है उन्हीं पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। उनको हम सामान्यतया चालक, प्रतिरोध हम कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आज हम लोग केवल ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक प्रतिरोध R, उसके बाद एक प्रतिरोधकता देखा था और एक चालकता देखा था। ये तीन ऐसे तत्व हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी और यह है कंडक्टिविटी, चालकता। ये तीन गुणों को हम उन पदार्थों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनके ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव है और ये कैसे बदलते हैं। जैसे गर्म करने पर यानी तापक्रम बढ़ाने पर, और इनका वैल्यू क्या है, और हम को कैसा प्रतिरोध चाहिए, कैसा चालक चाहिए। कहाँ से हम देखेंगे कि इसका R कितना है, इसका रो कितना है। उसके आधार पर अपने उपयोग के अनुसार हम चुनाव कर सकते हैं। तो आपकी किताब में या अन्य भी कहीं आपको मिलेगा ये प्रतिरोधकता विभिन्न पदार्थों का, जैसे तांबे का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, कांस्टेंटन का, मैग्नीशियम का दिया हुआ है। तो वहां से हम टेबल से देख सकते हैं। आपके पास एक टेबल है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उस टेबल को आप देख सकते हैं और उस टेबल से इन पदार्थों की प्रतिरोधकता को, इनके प्रतिरोध को आप जान सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है और किसका कम है, ताकि हमको जैसा उपयोग करना है उसमें चयन करने में हमको आसानी होगी। और इसमें विशेष रूप नाइक्रोम, कांस्टेंटन, ये सब नाम हैं। इनसे हम प्रतिरोध बनाते हैं और इनकी प्रतिरोधकता को जानते हैं। और विशेष रूप से यह और एक दूसरा होता है, और ये इसको हम आप चाहे तो कह सकते हैं कि धातु या धातु का मिश्रण, इससे मिला करके हम बनाते हैं। और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। और कार्बन प्रतिरोध क्योंकि साइज में छोटा होता है और प्रयोग करने में इसके साथ आसानी होती है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या और भी जितने उपकरण हैं तो उसमें हम लोग कार्बन प्रतिरोध को ही इस्तेमाल करते हैं। और जो कार्बन प्रतिरोध है वो इस तरह का होता है, ऐसा। और इसके ऊपर कलर रहते हैं, 4 रंग रहेंगे। और इन रंगों का महत्व क्या है या इनका वैल्यू कितना है, ये आपकी किताब में एक टेबल है, उसको आप या तो याद कर सकते हैं या उससे देख करके पता लगा सकते हैं कि इस प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना है, इस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको इसको बता रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं, पहला ये
ये दोनों डिजिट बताते हैं, नंबर बताते हैं, और ये 10 का पावर बताएगा, 10 टू द पावर कितना है, और ये इसकी सहायता जो प्लस माइनस में होगा। जैसा जैसा रंग होगा तो ये पहला, दूसरा और तीसरा 10 टू द पावर ये बताएगा, और ये चौथा जो है आखिरी वाला इसकी सहायता के बारे में बताएगा कि 5% है, 2% है, 10% है या कितना है। तो ये हुआ कार्बन प्रतिरोध। और कार्बन प्रतिरोध के बारे में सिर्फ यही हमको जानना चाहिए कि कोई भी अगर कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कितना है हम इन कलर कोड से मालूम कर सकते हैं, और कोई भी उसको देख करके अगर आपको याद है टेबल या टेबल आपके सामने है तो इसको बता सकते हैं। ये पहला और दूसरा दोनों डिजिट बताएगा, तीसरा ये 10 टू द पावर बताएगा, और चौथा इसकी सहायता बताएगा कि प्लस माइनस इतना परसेंट। जैसे अगर हम इसको देखते हैं कि ये पहले रंग इसका है, ये है नारंगी, ये दूसरा है नीला, ये तीसरा है पीला, और ये जो लास्ट है ये है सुनहरा। इसका प्रतिरोध कितना होगा ये हम टेबल से देखेंगे। नारंगी के लिए है 3, नीला के लिए है 6, और इसके लिए है 4, 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 5%। इतना ओम ये इसका। इसलिए अगर कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी क्या टेम्परेचर से इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये देखा गया है कि प्रतिरोधकता भी बढ़ते चली जाती है, रेजिस्टेंस भी, आर भी ये बढ़ते हुए चला जाता है। तो प्रतिरोधकता, और चूंकि यह प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है तो इसलिए ये भी इसके साथ बढ़ता जाता है। तो ये कैसे बढ़ता है, आर या प्रतिरोधकता के लिए हम लिखते हैं रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस एल्फा टी। रो 0 क्या है, प्रतिरोधकता 0 टेम्परेचर पर, यह प्रतिरोधकता T टेम्परेचर पर, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर रेजिस्टिविटी। और T जो है ये कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया, उसमें RT को भी हम लिख सकते हैं R0 1 प्लस एल्फा टी। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि RT बराबर या रो टी बराबर रो 0 1 प्लस एल्फा, यहाँ हम लिख सकते हैं T माइनस TG, जहाँ T माइनस T0 क्या हुआ, ये है डिफरेंस इन द टेम्परेचर। हम देख लेंगे अब कि ये प्रतिरोधकता टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बढ़ता है, और इसके 3 ग्राफ
हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। ये तांबा के लिए है, ये तांबा के लिए है, और एक दूसरा ये लीनियर बिल्कुल एक्सपेंशन है, ये नाइक्रोम के लिए है। और डायोड के लिए हम ठीक इसके उल्टा है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घटने लगती है, घटती जाती है। ये डायोड के लिए। डायोड के बारे में आप थोड़े दिन के बाद पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। और इसमें क्या है, जो ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता धीरे धीरे कम होने लगती है। और इन सबों में क्या है, प्रतिरोधकता बढ़ रही है, इसमें भी प्रतिरोधकता बढ़ रही है। तो इससे हम इस बात का भी पता कर सकते हैं, हम प्रतिरोधकता नाप करके किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को भी हम बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले करके या इसको एक कैलकुलेशन भी करके हम इसको निकाल सकते हैं कि कितना इसका टेम्परेचर बढ़ा। या जैसे एक हीटर है या एक प्लेटिनम का एक प्रतिरोध है और इसका वैल्यू है 5 ओम, ये हिमांक पर, ये एक उदाहरण है। 5 ओम है हिमांक पर और इसका वैल्यू है 5.23 ओम, ये भाप बिंदु पर। भाप बिंदु का मतलब जब ये भाप बन रहा है, मतलब यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। और जब इसको, इसी प्रतिरोध को एक हीटर पर रख देते हैं, एक हीटर पर रख दिया गया तो इसका प्रतिरोध हो गया 5.795। हीटर पर रख दिया गया, हीटर पर। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस हीटर का टेम्परेचर कितना है, इस हीटर का टेम्परेचर कितना है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी RT R0 1 प्लस अल्फा T, और फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं कि R100 R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ठीक है। इन दोनों को आप हल करेंगे तो T का वैल्यू आएगा RT माइनस R0 R100 माइनस R0 इंटू 100। ये RT क्या है? इस प्लेटिनम प्रतिरोध का रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पर, और T टेम्परेचर का मतलब हीटर, T टेम्परेचर मतलब हीटर। R0 हिमांक पर है, R100 भाप बिंदु पर है। तो इसको अगर हम हल करते हैं, सब वैल्यू दिया हुआ है, RT दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है, R100 दिया हुआ है, R0 सबका वैल्यू रखिए। RT का वैल्यू कितना है? 5.795। R0 कितना है? 5। R100 कितना है? 5.23। R0 है 5 इंटू 100। तो इसका वैल्यू आता है, ये आएगा करीब 345.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों ने ये देखा कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस
टेम्परेचर से कैसे बढ़ता है, इसका उपयोग करके हमने हीटर का टेम्परेचर निकाल लिया यहाँ से और सभी वैल्यूज को रख दिया। तो ये है उस हीटर का टेम्परेचर जिस हीटर पर इस प्रतिरोध को जब रखा गया तो इसका प्रतिरोध 5.795 हो गया। तो इस तरह से हमको अगर किसी भी टेम्परेचर पर प्रतिरोध दिया हुआ है और किसी दूसरे टेम्परेचर पर प्रतिरोध निकालने के लिए कहा जाए, अगर अल्फा का वैल्यू हमको मालूम है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इन चारों चीजों में से या तीन चीजों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो कितना बस इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट कि सचमुच में ये क्यों बढ़ता है, प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ता है। तो अगर आप याद करिए, कल हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोधकता बराबर mne² टाउ। इसमें टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रतिरोधकता प्रोपोर्शनल टू 1/n, n नीचे है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, प्रतिरोधकता n के विलोम अनुपाती है, प्रतिरोधकता टाउ के विलोम अनुपाती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, n की संख्या भी बढ़ती है। किस में बढ़ती है, चालक में नहीं बढ़ती है। चालक में अगर बढ़ती भी है तो ये करीब करीब नगण्य है चालक के लिए। चालक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n भी बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये चालक के केस में नगण्य है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टाउ का वैल्यू बढ़ने लगता है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, स्वतंत्रता का समय, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो लगने वाला समय है। और निश्चित रूप से जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अधिक से अधिक कोलिजन की संख्या बढ़ जाएगी। जब कोलिजन की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। कोलिजन की जब संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा। टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में लगा हुआ समय। लेकिन जब हम इसका तापक्रम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कोलिजन्स ज्यादा होने लगेंगे। जब कोलिजन ज्यादा होगा तो दो कोलिजन के बीच का समय जो है वो क्या होगा, वो कम होता जाए, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होने लगेगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगेगा, इसलिए टाउ का वैल्यू कम होगा। और जब टाउ का वैल्यू कम होगा तो फिर ये जब टाउ कम हुआ तो ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। इसलिए हम फिजिकली भी, फिजिक्स इसमें देख सकते हैं, जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसका बढ़ना नगण्य के बराबर है, नहीं के बराबर है। लेकिन उसमें कोलिजन बहुत अधिक होने लगेगा, फ्रीक्वेंट होने लगेगा। और जब फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा तो टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा। जब टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा तो चूंकि टाउ नीचे है, ये प्रतिरोधकता टाउ के विलोम अनुपाती है, इसलिए ये प्रतिरोधकता का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिजिकली भी हम देख रहे हैं कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ क्या होगा, घटता है, और जब टाउ घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो ये सबको स्पष्ट हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो फार्मूला है कि क्या होगा
प्रतिरोधकता किसी भी टेम्परेचर पर, वो एक अलग बात है। लेकिन वो क्यों बढ़ता है, प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ता है, इसके पीछे जो फिजिक्स है वो ये है, क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स की संख्या ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे, इसलिए टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा। और जब टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रतिरोधकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि जो ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, और जब प्रतिरोधकता बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है।